आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने तीन टॉपिक्स कंप्लीट करी थी और लास्ट वीडियो में मैंने फोर्थ जो है हमारी टॉपिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्क्रीनिंग इसको भी करवा दिया था। आज मैंने बोला था कि स्टेन इम्प्रूवमेंट और स्केल अप हम करेंगे आज। तो स्टेन इम्प्रूवमेंट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसके नोट्स बनाए हैं ताकि नोट्स से आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? एक्चुअली स्ट्रेन वो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस में। तो चूँकि जो वाइल्ड स्ट्रेन होते हैं, मतलब जो वाइल्ड स्ट्रेन मतलब क्या, जो नॉर्मल स्ट्रेन होते हैं किसी भी बैक्टीरिया के, जो नॉर्मल स्ट्रेन मतलब नॉर्मल स्ट्रेन नहीं, जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, कोई भी जो नॉर्मल बैक्टीरिया हमें कहीं भी मिल जाते हैं, जो नेचुरली प्रोड्यूस्ड होते हैं, वो क्या होते हैं, वो उनके थ्रू जो मटेरियल हमें मिलता है, जो प्रोडक्ट वो फर्मेंटेशन के थ्रू बनाते हैं, वो कॉमर्शियली जो है उसकी क्वांटिटी इतनी कम होती है कि हम कॉमर्शियली उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें फर्मेंटेशन के प्रोसेस का मेन एम होता है प्रोडक्ट, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट यील्ड मिले। तो एज अ वाइल्ड स्ट्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारी नॉर्मल वैरायटी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो उस क्वांटिटी का नहीं प्रोड्यूस कर पाती है प्रोडक्ट जितनी कि हमें कॉमर्शियली ज़रूरत है। तो इसलिए हम उस जो वाइल्ड स्ट्रेन है, जो हमारा नेचुरली अकरिंग स्ट्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको हम जेनेटिकली इम्प्रूव करते हैं। उसमें हम कुछ जेनेटिक मेथड के थ्रू उसमें कुछ वो क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र कराते हैं, कोई जीन कोई म्यूटेशन कराते हैं, ताकि वो और हम उस नॉर्मल स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया को इम्प्रूव कर देते हैं हाईली प्रोडक्ट यील्डिंग स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया में। उसको हम जेनेटिकली उसमें कुछ कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ कुछ मेथड के थ्रू उस बैक्टीरिया को हम इतना इम्प्रूव कर देते हैं कि वो ज़्यादा प्रोडक्ट देने लगता है। तो यही है इम्प्रूवमेंट ऑफ स्ट्रेन, यही इसका मेन प्रिंसिपल है। अब इम्प्रूव कैसे? अगर हम इम्प्रूव कर रहे हैं कोई स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, किसी वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया को अगर हम इम्प्रूव कर रहे हैं, तो हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए दिमाग में? सबसे पहले तो कि जो इम्प्रूव बैक्टीरिया है वो, उसको फर्मेंटेशन के प्रोसेस में और प्रोडक्ट बनाने में बहुत कम समय लगना चाहिए। ज़्यादा समय रहेगा तो हमें सबस्ट्रेट ज़्यादा लगेगा, हमारी फर्मेंटेशन में अदर जो इक्विपमेंट्स है उसकी ज़्यादा यूज़ होगी, हमें स्टरलाइज ज़्यादा टाइम तक करना लगेगा। इसलिए बहुत जल्दी ही वो प्रोडक्ट दे दे और फर्मेंटेशन में वो काफ़ी शॉर्टर टाइम में फर्मेंटेशन के प्रोसेस कर दे। और फिर जो न्यूट्रिएंट है जो उसको चाहिए वो भी बहुत लो कॉस्ट वाली है, जैसे कि लो जैसे अगार, मीडियम, ये सब ही है। ज़्यादा हाई क्वालिटी का भी और ज़्यादा हाई कॉस्ट का भी सबस्ट्रेट अगर वो यूज़ कर रहा है तो इसमें भी हमें घाटा होगा, क्योंकि हमें चाहिए कि हम कम इन्वेस्ट करें और हमें ज़्यादा मिले। किसी भी इंडस्ट्री का मेन जो होता है प्रिंसिपल वो यही होता है, हम कम करें और हमें ज़्यादा मिले, तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो हम अगर कोई भी चीज़ में लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं और हमें ज़्यादा मिल रहा है तो वो हमारा प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद से रिड्यूस्ड O2 फॉर्मेशन, O2 जो है वो कम रिलीज़ करे, फोम फॉर्मेशन कम करे। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फर्मेंटेशन के दौरान बहुत सारे फोम जनरेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो इनहिबिट होने लगता है ड्यू टू फोम फॉर्मेशन। तो इसलिए बहुत सारे एंटी फोम मटेरियल होते हैं, जैसे मिनरल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, एंटी फोम वो इक्विपमेंट्स भी होते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारे इम्प्रूव्ड स्ट्रेन है वो फोम फॉर्मेशन कम करना चाहिए, न्यूट्रिएंट जो है लो कॉस्ट का यूज़ करना चाहिए, और बहुत कम टाइम में ही प्रोडक्ट देना चाहिए। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन और नाइट्रोजन सोर्स, मतलब उसको सहने की पावर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो एकदम से बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन मिल गया कार्बन नाइट्रोजन का तो वो डिस्ट्रॉय हो गया या फिर उसमें उसकी ग्रोथ नहीं हुई। नॉन प्रोडक्शन ऑफ अनडिज़ायरेबल कंपाउंड्स, ऐसा नहीं कि वो टॉक्सिक मटेरियल देना चाहिए, वही मटेरियल दे जो कि यूज़फुल हो। अनडिज़ायरेबल ज़्यादा अगर प्रोडक्ट देगा तो जो हमें मेन प्रोडक्ट चाहिए वो कम मिलेंगे हमें, और हमें अनडिज़ायरेबल ही ज़्यादा मिलने लगेंगे। तो हमें ये
इम्प्रूव्ड स्टेट में ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट दे, अनडिज़ायरेबल काफ़ी कम अमाउंट में दे। रेजिस्टेंस इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस एक वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया में लगता है, तो उससे रेसिस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि हम स्टरलाइजेशन ये सब कुछ कर देते हैं, बट वायरस एक्चुअली इतने माइन्यूट होते हैं कि वो कहीं ना कहीं से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में जा सकते हैं। तो अगर वो उससे रेसिस्टेंट होंगे तो मतलब कि अच्छा है, क्योंकि वायरस फिर इनकी मेटाबॉलिज्म पाथवे को इफ़ेक्ट करने लगेंगे, और अगर मेटाबॉलिक पाथवे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ख़राब हो गया तो हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए माइक्रो बैक्टीरियोफेज से रेसिस्टेंट होने चाहिए। अब इम्प्रूवमेंट ऑफ स्ट्रेन, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम किसी भी बैक्टीरिया, कोई नॉर्मल बैक्टीरिया को लेके उसको जेनेटिकली इतना इम्प्रूव कर दे रहे हैं कि वो हाई क्वालिटी और हाई अमाउंट में प्रोडक्ट देने लग रहा है। बट इसकी लिमिटेशन भी है। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिन जो प्रोडक्ट देते हैं, और वो प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन हमें उनके बारे में नॉलेज ही नहीं है। देयर इज़ अ लैक ऑफ ए डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन द जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फॉर द लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उनको हम किस तरह से उनमें हम जेनेटिकली इम्प्रूव करें, उनको किस तरह से उनमें हम कुछ भी इंड्यूस करें या फिर कुछ भी हम डिलीट करें, इंसर्ट करें, ऐसा कुछ भी डीएनए या फिर कुछ भी कि उनकी इम्प्रूवमेंट हो, उसके बारे में हमें बहुत कम नॉलेज होती है। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए कॉम्पोजिशन, जीनोटाइप के बारे में हमें बहुत कम नॉलेज होती है, उनके सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी या सेल बायोलॉजी के बारे में। तो हम उसमें कुछ भी अपनी तरफ से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। वो जैसे हैं वो जेनेटिकली इम्प्रूव्ड नहीं हो पाते। अब स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट के कितने मेथड है, या तो वो नेचुरली हो सकता है या फिर आर्टिफिशियली। नेचुरली होता है वो म्यूटेशन के थ्रू। देखो म्यूटेशन क्या होता है, एनी चेंज इन द डीएनए ऑफ ए जीन में बी स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड। म्यूटेशन भी है, वो भी नेचुरली भी हो सकता है और स्पॉन्टेनियस मतलब कि आर्टिफिशियली भी कराया जा सकता है। स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट के दो मेथड्स हैं, एक म्यूटेशन के थ्रू और एक रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या और उसी को बोलते हैं जीन रिकॉम्बिनेशन। तो म्यूटेशन में क्या होता है, कोई भी चेंज अगर डीएनए में हो रहा है, उस बैक्टीरियल के जीन में कोई भी चेंज अगर आ रहा है, स्पॉन्टेनियस भी आ सकता है, वो नेचर में इन्वायरमेंट, टेम्परेचर और बहुत सारे ऐसे कंडीशंस की वजह से, और अगर किसी एजेंट के जैसे कि यूवी लाइट में भी यार बहुत देर तक एक्सपोज होने पर म्यूटेशन होने लगता है। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइक्सोल अमीन, ये सब के से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन होता है। तो एक ये मेथड है। अब है कि हम सेलेक्ट कैसे करते हैं म्यूटेंट्स को, मतलब जैसे कि म्यूटेशन उनमें हो गया, एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, उनमें से कुछ में नेचुरली और आर्टिफिशियली क्या हुआ, म्यूटेशन हो गया, बट हम उन ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया में से ये कैसे जानेंगे कि कौन पहले हैं जो अनइम्प्रूव्ड है और कौन वो हैं जिनमें म्यूटेशन हुआ है वो अब इम्प्रूव्ड हो चुके हैं। तो हम इसका सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो पहला मेथड है रैंडम स्क्रीनिंग, कि हम ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को निकालेंगे, उसकी स्क्रीनिंग करेंगे, टेस्ट करेंगे, उसको प्राइमरी स्क्रीनिंग करेंगे। प्राइमरी स्क्रीनिंग में उसकी क्वालिटेटिव नेचर देखेंगे कि कैसा नेचर का है, उसकी क्वांटिटिव देखेंगे कि कितना अमाउंट में वो प्रोडक्ट दे रहा है, और फिर देखेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया ज़्यादा दे रहा है, कौन सा कम दे रहा है। जो ज़्यादा दे रहा है वही हमारा इम्प्रूव्ड है, जो अच्छे क्वालिटी का दे रहा है वही अपना इम्प्रूव्ड स्ट्रेन है, तो फिर हम उसको आइसोलेट कर लेंगे। फिर एक दूसरा मेथड है सेलेक्टिव आइसोलेशन ऑफ म्यूटेंट्स। इसमें क्या करते हैं, isolation of antibiotic resistant strain. When strains of bacteria placed on a medium containing antibiotic, the wild strain are killed while the resistant mutant survived. प्लेस्ड ऑन ए medium कंटेन एंटीबायोटिक। कोई भी बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको हमने जेनेटिकली इम्प्रूव करा दिया है कि हाँ ये इस एंटीबायोटिक के से रेसिस्टेंट है, लेकिन हम कैसे पता करेंगे उतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच की कौन सा हमने मतलब ये सच में वो म्यूटेट कर पा रहा है कि नहीं, हम कैसे टेस्ट करेंगे। तो हम उन्हीं के स्पेसीज के दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेंगे और उनको भी लेंगे जिनको हमने इम्प्रूव किया है, और हम उनको एक ऐसे मीडियम में डालेंगे जिसमें एंटीबायोटिक है।
तो जो अनइम्प्रूव्ड है वो तो किल हो जाएंगे, पर जिनको हमने जेनेटिकली इम्प्रूव्ड किया है वो किल नहीं होंगे क्योंकि वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट है। तो इससे हमारा टेस्ट भी हो जाएगा। सेलेक्टिव आइसोलेशन ऑफ म्यूटेंट्स में एक ये मेथड का यूज़ कर सकते हैं, और सेलेक्टिव एक दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, आइसोलेशन ऑफ एंटी मेटाबोलाइट रेजिस्टेंट स्ट्रेन। एंटी मेटाबोलाइट्स वो एक सब्सटेंस होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल मेटाबोलाइट से मिलती है। मेटाबोलाइट्स वो प्रोडक्ट जो कि फर्मेंटेशन के दौरान माइक्रो ऑर्गेनिज्म देते हैं, और यही मेटाबोलाइट्स हमारे लिए इंडस्ट्रियली यूज़ होते हैं। तो एंटी मेटाबोलाइट्स वैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी सिमिलर स्ट्रक्चर होती है मेटाबोलाइट से, बट वो मेटाबोलाइट प्रोडक्शन की पाथवे को रोक देते हैं। तो अगर कोई भी बैक्टीरिया एंटीबायोलाइट से मतलब रेजिस्टेंट हो गया, तो ये जो एंटी मेटाबोलाइट्स है वो उनके उसके मेटाबोलाइट प्रोडक्शन में कुछ भी इनहिबिशन नहीं कर पाएगा। तो उसके थ्रू भी हम देखते हैं कि जो हमारा जो म्यूटेंट स्ट्रेन है उसको एंटी मेटाबोलाइट्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मेटाबोलाइट जो है वो उसी अमाउंट में प्रोड्यूस करता है। मेटाबोलाइट जो प्रोड्यूस हुए हैं वो सर्वाइव्ड रहते हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स की वजह से, क्योंकि उनका कोई असर ही नहीं पड़ा है म्यूटेंट रेजिस्टेंट पे। उसके बाद से आइसोलेशन ऑफ एक्सोट्रॉपिक म्यूटेंट, एक तीसरा मेथड है सिलेक्टिव आइसोलेशन ऑफ म्यूटेंट्स में कहीं फॉर दे रिक्वायर ए स्पेसिफिक कंपाउंड फॉर इट्स नॉर्मल ग्रोथ। ऑक्सोट्रोपिक वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिनके बायोसिंथेटिक पाथवे में डिफेक्ट होता है। मतलब उनके वो जैसे कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक होता है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कि हाँ इसको विटामिन चाहिए, इसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इसको ये चाहिए, तो इसकी ग्रोथ होगी। पर जो एक्सोट्रोपिक जो होते हैं म्यूटेंट्स, उसमें क्या होता है, उसमें म्यूटेंट की उसमें ना वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि जिनका बायोसिंथेटिक पाथवे में कुछ डिफेक्ट होता है, वो जैसे बाकी जो है इस अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं मिनरल के थ्रू उनकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन उनमें एक कोई स्पेसिफिक हम मिनरल भी डालते हैं बाकी न्यूट्रिएंट के अलावा, ताकि उनकी ग्रोथ हो, क्योंकि उनकी मेटाबॉलिक पाथवे में डिफेक्ट होता है। तो the isolation of such mutants can be done by growing them on complete a garment that can specifically support the biochemically defective mutant। तो हम उसको चेक कर सकते हैं कि हम पहले उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसमें डालें अगर मीडियम में जिसमें वो स्पेसिफिक कंपोनेंट नहीं है, और अनइम्प्रूव्ड वाले भी डालें, और जो इम्प्रूव्ड है जो म्यूटेंट है उनको भी डालें। तो जो अनइम्प्रूव्ड वाले हैं वो तो ग्रो कर जाएंगे, पर ये जो म्यूटेंट है वो नहीं ग्रो करेगा क्योंकि इसका डिफेक्टिव पाथवे है और उसको एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट चाहिए। फिर हम दूसरे अगार मीडियम में डालेंगे जिसमें वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट रहेगा, तो देखेंगे कि उसमें उसकी ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब कि उसे एक स्पेसिफिक कंपाउंड की ज़रूरत है अपने नॉर्मल ग्रोथ के लिए। तो हम समझ जाएंगे कि यही हम अपना म्यूटेंट वन है। ये तो हो गया अपना म्यूटेशन, कि म्यूटेशन के थ्रू एक था हमारा म्यूटेशन के थ्रू हम कैसे स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट करते हैं, और फिर स्ट्रेन जो इम्प्रूव्ड हो गया उसके बाद हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कि हमारा म्यूटेंट कौन सा है। तो ये उसका दो मेथड था, रैंडम स्क्रीनिंग और सेलेक्टिव आइसोलेशन ऑफ म्यूटेंट्स। सेलेक्टिव आइसोलेशन ऑफ म्यूटेंट्स के भी 3 सब पॉइंट्स थे, किस किस बेसिस पे हम उसको करते हैं। अब दूसरा जो है वो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसके थ्रू भी हम स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट कराते हैं। तो कैसे कराते हैं? द स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट कैन बी मेड बाय कंबाइनिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम 2 जीनोटाइप्स बाय ए प्रोसेस कॉल्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसमें क्या करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन असल में होता क्या है कि किसी भी 2 जीनोटाइप्स को हम आपस में मिला के स्ट्रेन को इम्प्रूव कर देते हैं। जैसे कि जैसे कि कोई भी एक वाइल्ड स्ट्रेन है और एक वो स्ट्रेन मतलब क्या हो, एक वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया। तो एक नॉर्मल वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया और एक जो है जो कि हाई यील्डिंग है, एक जो है लो यील्डिंग है जो बहुत लो अमाउंट पे प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट, और दूसरा है जो बहुत हाई अमाउंट में प्रोडक्ट कर रहा है प्रोड्यूस। अगर हम उन दोनों के जीनोटाइप को मिला दे तो हमारे पास एक ऐसा इम्प्रूव्ड बैक्टीरिया तैयार होगा जिसकी यील्डिंग पावर बाकी दोनों से भी ज़्यादा अच्छी होगी।
जैसे कि एक के पास क्वालिटी अच्छी है और दूसरे के पास क्वांटिटी अच्छी है, एक के पास कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट है और दूसरे के पास कोई दूसरा स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट है, एक के पास जो कमी है वो दूसरा फुलफ़िल कर रहा है और जो दूसरे में कमी है वो पहला फुलफ़िल कर रहा है। तो उस केस में अगर हम दो जीनोटाइप को आपस में रिकम्बाइंड करा देते हैं तो हमें एक ऐसा वैरायटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म मिलेगा जो कि बाकी दोनों के क्वालिटी और क्वांटिटी में बेस्ट होगा। तो यही इस तो ये मेन प्रिंसिपल होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का। इसमें कौन कौन से टेक्निक इन्वॉल्व रहते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन रहते हैं, ट्रांसडक्शन रहता है, कंजुगेशन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न, ये सब असल में क्या होते हैं ना, इसके बारे में हम डिटेल्ड में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इसके डिफिनीशन जान के भी हम और ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि क्योंकि सिर्फ डिफिनीशन से नहीं होगा, हमें जानना पड़ेगा कि ये कैसे होता है, क्यों होता है। तो आप चाहे तो गूगल कर सकते हो, बट हमें नहीं पढ़ना है अभी इसको, हमें सिर्फ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत पढ़ना है कि हमें कैसे हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के थ्रू जेनेटिक इम्प्रूवमेंट कराते हैं। एडवांटेजेस क्या है इस मेथड के, कि अगर हम वाइल्ड स्ट्रेन, जो नॉर्मल स्ट्रेन बैक्टीरिया है, उसको हाई यील्डिंग बैक्टीरिया के साथ उसको अगर क्रॉस कराते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस बढ़ जाएगी, क्योंकि जो हाई क्वालिटी, क्योंकि दोनों के रिकॉम्बिनेशन से एक ऐसा क्वालिटी ऑफ बैक्टीरिया तैयार होगा जो कि ज़्यादा प्रोडक्ट देगा, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑब्वियसली बढ़ेगा। फिर डिफरेंट म्यूटेंट स्ट्रेंथ हाई यील्डिंग प्रॉपर्टीज़ कैन बी कंबाइंड, एक की थोड़ी कम है, एक की थोड़ी ज़्यादा है, एक की थोड़ी मीडियम है, सबको हमने मिला दिया, तो एक मतलब कि बहुत सारे में से कोई एक हमने सबकी प्रॉपर्टी को मिला के बनाया, तो ऑब्वियसली उसकी हर टेंडेंसी, उसकी हर चीज़, एबिलिटी, कैपेबिलिटी सब अच्छी होगी। अनडिजायरेबल म्यूटेशन कैन आल्सो बी प्रिवेंटेड यूजिंग रिकॉम्बिनेशन। कभी कभी फर्मेंटेशन के दौरान ही ना नेचुरली ऐसा म्यूटेशन आ जाता है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन रुक जाता है। फर्मेंटेशन के दौरान जो डेवलप होते हैं, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, उसमें ही कुछ ऐसा मतलब स्टरलाइजेशन में, जैसे कि हम यूवी लाइट दी है, हमने ये किया, फर्मेंटेशन प्रोसेस में बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ होते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के दौरान ही उनमें म्यूटेशन आ जाता है, तो उनकी मेटाबॉलिक पाथवे रुक जाती है, वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना बंद कर देते हैं। तो अगर हम अनडिज़ायरेबल म्यूटेशन, मतलब ये म्यूटेशन तो हमारे लिए ख़राब है ना, हम चाहिए कि म्यूटेशन हो, लेकिन ऐसा म्यूटेशन हो जो हमारे लिए एडवांटेज हो, पर यहाँ पे जो म्यूटेशन हुआ उसकी वजह से तो प्रोडक्ट ही नहीं आ पा रहा भाई, तो ऐसे म्यूटेशन को भी रिकॉम्बिनेशन के थ्रू हम हटा सकते हैं। तो ये थी हमने इम्प्रूव्ड स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्ट्रेन्स। अब जो हमारा दूसरा है वो है स्केल अप, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो कि मैं अभी ही अपलोड करूंगी कुछ देर में। थैंक यू सो मच। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप कमेंट में लिख सकते हो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।